हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपकी सबने प्यारे से यूट्यूब चैनल आरएस स्टडी 81। मैं हूं दोस्तों रविंद्र यादव और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी सबने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो आज मैं चर्चा करने वाला हूं क्लास 10th के फिजिक्स के अंशाल पेपर के क्वेश्चन नंबर 14 से। हालांकि इससे पहले क्वेश्चन नंबर 13 तक के क्वेश्चनों को मैंने ऑनलाइन वीडियो में आपको पढ़ा दिया था। हालांकि आज थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू के कारण यहाँ मैं ऑनलाइन बहुत कोशिश किया करने की, लेकिन हो नहीं पाया है। तो कोशिश करें कल ऑनलाइन आने की। और आज हम चर्चाएं कर लेते हैं, ऐसे ऑफलाइन ही सुबह आपको वीडियो अपलोड मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब चर्चा करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों 14 की। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, लिखा है कि पादप में जाइलम का कार्य होता है। क्या पूछा आपसे? पूछा है कि पादप में जाइलम का कार्य होता है। आपका पहला ऑप्शन दिया है कि जल का वहन करना, दूसरा ऑप्शन दिया है कि भोजन का वहन करना, और तीसरा ऑप्शन दिया है अमीनो अम्ल का वहन करना, और चौथा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन दिया है कि ऑक्सीजन का क्या करना, वहन। क्लियर? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी पादप में सामान्य जैसे हमारे शरीर में एक धमनी और शिरा, धमनियों में शुद्ध खून का प्रवाह होता है जबकि शिराओं में अशुद्ध खून का प्रवाह होता है, उसी तरह हमारे पादपों में भी एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। अब दोनों के अलग अलग काम। एक का काम है नीचे से विभिन्न खाद्य पदार्थों को, जल को उठा के और पत्तियों के विभिन्न स्थानों तक लेके जाना, और उसी का विपरीत दूसरा जो पाया जाता है भाग, उसका काम है ऊपर से सूर्य के प्रकाश से, प्रकाश संश्लेषण से ग्लूकोज को अनेक वसा जैसे अनेक खाद्य या विटामिन जो पौधे के पत्तियों पर पाई जाती हैं, उनको नीचे तक जड़ों तक पहुंचाने का काम एक का पाया जाता है। अब कमाल की बात यहां से आती है, पूछता है कि बताइए कौन नीचे से ऊपर लेके जाता है और कौन ऊपर से नीचे लेके आता है। तो मैंने बच्चों के दिमाग में बेहतरीन तरह से ट्रिक बताया था। क्या बताया था? मैंने कहा बाबू हमेशा दिमाग में रखिएगा। क्या दिमाग में रखेंगे कि यदि जड़ से ऊपर ले जा रहा है, जड़ से ऊपर ले जा रहा है, तो ज से जड़ और ज से जाइलम, ज से जाइलम, यानी इसका अर्थ क्या है कि जड़ों से खाद्य पदार्थों को ऊपर लेके जाने का काम कौन करता है? तो आप बताएंगे सर वो लेके जाने का काम करता है कौन? आपका जाइलम। कौन करता है? जाइलम। इसलिए आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि सर यहाँ पे हम बताएंगे कि हमारे नीचे से जड़ों से विभिन्न चीजों को, पदार्थों को या खनिज पदार्थों को, जल को ऊपर लेके जाने का काम कौन करता है? जाइलम। ज से जड़ और ज से जाइलम, यानी नीचे से ऊपर लेके जाने का काम अगर जाइलम करता है, तो ऊपर से प्रकाश संश्लेषण से मिलने वाली ऊर्जा को नीचे लाने का काम कौन करता है? तो आप बताएंगे नीचे लाने का काम मेरे प्यारे बच्चों कौन करता है? फ्लोएम। कौन करता है? फ्लोएम। तो आपका फ्लोएम करेक्ट आंसर होगा, जो कि कहां से होगा मेरे प्यारे बच्चों? वो ऊपर से नीचे लेके आता है। ठीक है, अब मैं केवल इस टॉपिक में जो भी बहुविकल्पी क्वेश्चन में खटा कर बस आंसर नहीं बता रहा हूं, आपको उसका डिटेल दे रहा हूं। यहीं पे डिटेल इस तरह से दे रहा हूं कि अगर दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन भी आ जाए तो आप आराम से आसानी से बना के लिख सके। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आप आई होप दैट 100% जान गए होंगे कि पादप में जाइलम का क्या कार्य होता है। तो आपने देखा, मैंने बताया कि जड़ों से ऊपर पहुंचाने का काम जाइलम का, इसलिए कहेंगे कि जल का वहन करता है। क्या करता है? जल का यह वहन करता है, जिसको हम कहते हैं कि पादपों में जाइलम का कार्य। तो ये आपका ऑप्शन पहला आपका सही होगा। बताएंगे कि जल का जो वहन करता है वह कौन? तो आपका जाइलम। इसलिए 14वें क्वेश्चन का ऑप्शन पहला मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होगा? आपका सही होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 15 पे। सवाल नंबर 15 क्या कह रहा है? कह रहा है कि आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया? पहला है मटर का, दूसरा है बैगन का, तीसरा आपका दिया है पहला टमाटर, बैगन, मटर और सरसों। क्या कहेंगे आप? आपका यहां पता है कि आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल,
पूरा इनका नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता का सिद्धांत या आनुवंशिकता के जनक के कहे जाने वाले साइंटिस्ट हैं, जिनका नाम क्या है, सिंपल भाषा में क्या, मेंडल। पूरे नाम ले इनके अच्छे से, तो ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने आनुवंशिकता के बारे में बताया था, जिन्होंने कारक के बारे में बताया था कि कोई हमारे शरीर के अंदर कारक होता है जिसको आगे चल के नाम दिया गया जीन। और जीन शब्द का प्रयोग जो है साइंटिस्ट जिनका नाम था जोहानसन ने दिया था। तो इन सब के बारे में डिटेल देने वाले, आनुवंशिकता को बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वह कौन थे, मेंडल। उन्होंने प्रयोग किस पौधे पे किया था, तो एक शानदार मटर के पौधे पे। मटर के पौधों में उन्होंने 7 प्रकार के अलग अलग लक्षणों वाले पौधों के लेकर एक्सपेरिमेंट अपना किया था, जिसमें मेंडल ने पाया कि 7 अलग अलग कैटेगरी के पौधों से अलग अलग प्रकार के प्रभावी अप्रभावी लक्षण वाले हमारे सामान्य पौधे दिखाई देते हैं, जिसके संदर्भ में मेंडल ने अपने 3 सिद्धांत दिए थे। कितने? 3 सिद्धांत दिए थे। पहला आपका प्रभाविता का सिद्धांत, पहला क्या, प्रभाविता का सिद्धांत। दूसरा आपका दिया है स्वतंत्र आव्यूहन का सिद्धांत। तो इसी तरह से अलग अलग जो है मैक्सिमम 3 सिद्धांतों को इन्होंने दिया था। और मैं सीधे पॉइंट की बात करता हूं। अगर आपसे कोई पूछे कि इनमें से ऑप्शन कौन सा सही है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर सी सही है कि मेंडल ने किसका प्रयोग किया था पौधे का, तो आप क्या उत्तर बताएंगे, मटर का। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका 15 का जो आपका सी है वह आपका क्या होगा, सही। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16, कारण निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो आपने नर और मादा जनन तंत्र पढ़ा होगा ना, उसमें पहला दिया है अंडाशय। इतना तो बेसिक आप भी जानते हैं कि अंडाशय का क्या अर्थ होता है, जो यह मुख्यतः एक मादा जनन अंग में पाया जाने वाला हिस्सा है, जिसे क्या कहते हैं, अंडाशय। ठीक है, इसके बाद दूसरा नाम दिया गर्भाशय। आप जानते हैं कि हमारे माँ के या हमारे किसी फीमेल के जो संतान जो उत्पन्न होते हैं वह किनके कारण, तो सर हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले गर्भाशय के कारण। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा नाम आता दिया शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका, वाहिका से रिलेट करते हैं कि वाहिनी से। इसके बाद इसी से रिलेटेड आता है आपका नाम डिंब वाहिनी। अब पूछता है कि बताइए डिंब वाहिनी क्या होती है, तो मेरे प्यारे बच्चों जहां नाम दिया डिंब वाहिनी, इसको आप कह सकते हैं सिंपल भाषा में कि यह क्या है, यह मेरे प्यारे बच्चों बोल सकते हैं कि यह अंडवाहिनी है। तो जो अंडवाहिनी होता है वह अंडवाहिनी पाया जाता है मुख्यतः एक किसमें, मादा जनन तंत्र में। जबकि वही बात कर ले किसकी, अगर शुक्रवाहिका की, तो यह शुक्रवाहिका जो होता है यह मादा जनन तंत्र में न पाके ये पाया जाता है नर जनन किसमें मेरे प्यारे बच्चों, तो नर जनन तंत्र में। इसलिए आपका इस दिए गए सारे ऑप्शनों में से आप बताएंगे, क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि सर निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र भाग नहीं है, तो आप बताएंगे शुक्रवाहिका। और ये जो शुक्रवाहिका है यह एक प्रकार का ऐसा भाग है जो किसमें नहीं पाया जाता है, जो मादा जनन तंत्र में नहीं पाया जाता है। तो पाया कौन कौन जाता है, अंडाशय, इसके बाद गर्भाशय, इसके बाद डिंब वाहिनी। ये तीनों एक ऐसे नाम है जो एक मादा जनन तंत्र में पाए जाते हैं। और शुक्रवाहिका जो होती है वह मादा जनन तंत्र में क्या होता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगला आता है क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। आप सबसे पहले जानते होंगे कि यहाँ पे स्वपोषी शब्द का क्या अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों। ये स्वपोषी पोषण का अर्थ है कि उस प्रकार के पौधे जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, यानी जो भोजन सिर्फ अपने से बनाता है उन्हें कहते हैं क्या, स्वपोषी पोषण। क्लियर। अच्छा, क्वेश्चन का कह रहा है सबसे मेन पॉइंट, जो भी नाम दिए हैं उनके नाम के जब तक
अर्थों को आप नहीं जानेंगे तो वहां के दिए गए ऑप्शनों को आप करेक्ट मार पाने वाले नहीं है। मैं आपको बार बार एक ही बात को समझाता हूं कि क्वेश्चन में क्या का जो ऑप्शन कौन सा सही है ये हमें नहीं जानना है, और बचे हुए जो ऑप्शन है उनके कहने का अर्थ क्या है, वो क्यों नहीं है, इसको जानते हैं तो आपको क्वेश्चन का जो भी ऑप्शन करेक्ट सही होगा वो हमेशा सीधे दिमाग में घुस जाएगा। बस में चलिए, तो कह रहा स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी स्वपोषी उन्हें कहा जाता है जिनको मेरे प्यारे बच्चों किसी दूसरे के ऊपर आश्रित रहने की कोई आवश्यकता नहीं पाई जाती है। तो ऐसे में आप क्या बताएंगे, ऐसे में बताएंगे ऑप्शन देख रहे हैं पहला स्वपोषी में, यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है स्वपोषी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, और या थोड़ा सा अगर धैर्यता से सोचते हैं आप तो आप पाएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड या जल स्वयं एक स्वपोषी के लिए आवश्यक है। दूसरा ऑप्शन दिया है क्लोरोफिल जो कि सूर्य के प्रकाश से मिलता है, ये भी हमारे स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। इसके बाद तीसरा दिया है सूर्य का प्रकाश, तो आप जानते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश होता है यह सूर्य का प्रकाश भी हमारे स्वपोषी के लिए क्या है, आवश्यक है। तो इसके दृष्टि से आप कह सकते हैं कि स्वपोषी पोषण के लिए या पहला, इसके साथ दूसरा, इसके साथ साथ तीसरा, यानी तीनों ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी का रहा उपरोक्त सभी, इसलिए डी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो क्या बताएंगे आप कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, तो सर पहला दूसरा तीसरा, ये तीनों दिए गए ऑप्शन आपके स्वपोषी पोषण के लिए क्या होंगे, सही होंगे। ठीक है, चलिए आई होप दैट आपको बातें 100% समझ आ गई होंगी। और मेरे प्यारे बच्चों मैं कोशिश भरपूर कर रहा हूं कि एक भी ऐसा ऑप्शन ना हो जो आपको एक बेहतरीन तरीके से समझ में न आए। ठीक है, चलिए अब आगे देखें आप सवाल नंबर 18, और यहाँ स्टार किया हुआ है, और जितने भी स्टार किए गए क्वेश्चन है मैंने आपको समझाया कि स्टार के क्वेश्चन आपके इस साल 2024 के आने वाले एग्जाम में सिलेबस से कट चुका है। फिर भी मैं आपको कम से कम ये ऑप्शन बता देता हूं कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। ठीक है, ज्यादा इस पे चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आपका क्वेश्चन आने वाला नहीं है, तो तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए आपके टाइम को बचाते हुए सीधे हम अगले क्वेश्चन पे चर्चा कर लेंगे। कह रहा है कि समजात अंगों का उदाहरण है, और मेरे प्यारे बच्चों समजात अंगों के उदाहरण में आपका अगर बात कर ले ऑप्शन की, मैंने कहा कि सीधे ऑप्शन की बात करेंगे तो यह ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो करेक्ट होगा। कह रहा है क्या कि सर आलू हो एवं घास के ऊपरी भूस्तारी हो, ये दोनों एक ही समजात अंग कहला सकते हैं। क्लियर, चलिए अब आगे आते हैं आपके पॉइंट पे अगले, और अगला पॉइंट आपका दिया 19वां क्वेश्चन। कह रहा है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें, यानी आप तो ये जानते हैं कि मुकुलन जो अलैंगिक जनन होता है कौन सा होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका पाया जाने वाला अलैंगिक जनन है। क्या है, अलैंगिक जनन है। आप जानते हैं कि जनन दो प्रकार के, कितने प्रकार के, दो, पहला होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। अब मजेदार बात, जो भी आपके लैंगिक और अलैंगिक होते हैं सबके अलग अलग प्रकार हैं। बात सीधे पॉइंट की करें हम, जो यहाँ ऑप्शन में आपको दिया हुआ है यह कह रहा है अलैंगिक जनन। मेरे प्यारे बच्चों अलैंगिक जनन मुख्यतः 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 6। पहला आप बताएंगे सही जो है खंडन, दूसरा आपका विखंडन, तीसरा आपका मुकुलन, चौथा आपका कायिक जनन, पांचवा आपका पुनरुद्भवन, और लास्ट होता है बीजांड। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 6 प्रकार के सामान्य प्रक्रिया के द्वारा एक अलैंगिक जनन द्वारा किसी नए संतान की क्या होती है, उत्पत्ति। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे करा अलैंगिक जनन, मैंने अभी नाम लिया कि एक जनन यानी नए संतान को उत्पन्न करने की एक क्या होती है, विधि होती है, जिसका नाम यहाँ दिया है क्या आप लोग को, मुकुलन। अब कह रहा है कि बताइए वह कौन सा इन दिए गए ऑप्शनों में से ऐसा जीव है जो मुकुलन के द्वारा उत्पन्न होता है। क्या पूछेगा आपसे कि वह कौन सा ऐसा जीव है जो मुकुलन के द्वारा क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो इन चारों ऑप्शनों में से पहला अमीबा है, दूसरा प्लाज्मोडियम,
इसके बाद यहाँ एक ईस्ट दिया, एक दिया लेशमानिया। और मैं मेरे प्यारे बच्चों में आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपका मुकुलन के द्वारा उत्पन्न होने वाला अगर कोई इसमें जीव है तो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। और वह जीव कौन सा? आपका ईस्ट। तो ईस्ट एक ऐसा जीव है जो मुकुलन के द्वारा क्या करता है? एक नए संतान की उत्पत्ति करता है। ठीक है, चलिए ये आपका रहा ऑप्शन नंबर जो है 19वें का क्वेश्चन। और लास्ट में फिर आप देख पा रहे होंगे या स्टार करके क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि प्राकृतिक वर्णवाद। ठीक है, यानी मैं क्वेश्चन को पढ़ के ऑप्शन बताने से पहले एक बार फिर से मैं आपको समझाना चाहूंगा। और अगर आप आंसर पेपर को सॉल्व करते हैं तो इस बात को क्लियर करेंगे क्या कि जो भी स्टार किए गए ऑप्शन आएंगे उन पे आपको ज्यादा जोर नहीं देना है, क्योंकि वह दिए गए जो ऑप्शन होंगे वो एग्जाम में आने वाले नहीं है। इसलिए जो दिया प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन किसने किया, तो आप इसका करेक्ट यानी सही आंसर अगर बताएंगे, पहला ऑप्शन कह रहा लैमार्क, दूसरा डार्विनवाद। अभी मैंने चर्चा किया इससे पहले कुछ क्वेश्चनों से पहले मेंडल, जिनको आनुवंशिकता के क्या कहा जाता है? जनक, वो आपके ऑप्शन नंबर सी में फिर से आ गए। और लास्ट है आपका मार्गन, तो मार्गन तो ऑलरेडी नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें करेक्ट जो आंसर होने वाला है वो आपका आंसर नंबर दिया गया जो बी है, वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कि प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन जिस वैज्ञानिक ने किया था उनका नाम क्या है? तब बताएंगे उनका नाम क्या होगा? डार्विन। तो डार्विन ने प्राकृतिक वर्णवाद के प्रतिपादन जो है किया था। तो इसलिए ऑप्शन आपका बी है। बट आपको मैंने पहले ही बताया कि ये स्टार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है। ठीक है, चलो अब यहां से आपके दिए गए 20 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे मेरे प्यारे बच्चों वो आपके खत्म हो चुके हैं। अब धीरे धीरे मैं आपको लेके चलता हूं आगे। कुछ दिए हुए मेरे प्यारे बच्चों अति लघुत्तरी क्वेश्चन जो होंगे आपके पाठ जो है खंड अगले दूसरे वाले में, और मैं आपको दिखाता हूं कि खंड जो है दूसरे में आपका क्वेश्चन क्या दिया है। उससे पहले एक छोटा सा इसी में आपका जो कट गया है एक क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों दिया है यहाँ पे, और आपको मैं दिखाने की कोशिश करूं। यहाँ पे एक क्वेश्चन स्पष्ट थोड़ा सा दिखे नहीं, फिर मैं आपको यहाँ बोल के बताता हूँ ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों कि एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहा है किसी अन्य वाहन को देखने के लिए, लिखा है कि 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल लेंस लगा हुआ है। आगे यहां लिखा है कि एक उत्तल लेंस लगा हुआ है और उस बाइक के पीछे से एक व्यक्ति आ रहा है, और जिसकी दूरी मोटर बाइक से अगर बात कर ली जाए तो दिया 5 मीटर की दूरी पर है। तो कह रहा बताइए कि उसका दर्पण में कितनी दूरी पर और कहां दिखेगा, किरण आरेख बनाकर आपसे पूछा है, समझाइए। क्या करिए? समझाइए। अब कमाल की बात, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा बीच में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जो आपका ये स्क्रीन करते वक्त स्क्रीन शॉट लेते वक्त ये आपका आ गया है, जिससे कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन का मेन चीज जो है आपको ऊपर दिख रहा है कि 2 मीटर त्रिज्या दिया है, लेकिन यहाँ से वस्तु कितनी दूरी पर है ये दिया नहीं है, स्पष्ट यहाँ दिख नहीं पा रहा है, जिससे आपका ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है। क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को दिए गए आपके पहले क्वेश्चन को हम पेंडिंग में डालेंगे, और अगले वीडियो में जो मैं चर्चाएं करूंगा या तो बहुविकल्पी की चाहे अति लघुत्तरी की मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को लगाएंगे, इसके बाद आगे आने वाले क्वेश्चनों की चर्चाएं करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे, आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। और जितने मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे सब एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जितने भी क्वेश्चनों को मैं बताता हूं समझाता हूं, केवल आप ध्यान से उन क्वेश्चनों को समझेंगे तो मैं 100% कोशिश भरपूर कर रहा है कि जिस तरह से मैं आपकी इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे इतने जीव जान लगा के और मेहनत करके आपको इतने अच्छे से अच्छे बेहतरीन कॉन्सेप्ट को दे पा रहा हूं, बहुत कम ऐसे जो है यूट्यूबर्स होंगे जो आपको इस तरह के कॉन्सेप्ट को दे पाएंगे। ठीक है, चलिए
अब यहां से आप देखिए क्वेश्चन ध्यान से, आप यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा हुआ है। क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, आपको और थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है, ठीक ना। चलिए, यहाँ मेरे प्यारे बच्चों लिखा है कि एक निकट दृष्टि दोष से, किससे मेरे प्यारे बच्चों लिखा है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति। आप जानते हैं हर एक जितने भी क्वेश्चनों को मैं बताऊंगा डिटेल से, उसके विपरीत, उसके आगे, उसके पीछे, उससे संबंधित जो भी होंगे हर एक का कॉन्सेप्ट देते रहेंगे। 4 ही सवाल लगाएं, लेकिन शानदार तरीके से हर एक सवाल के बेहतर उसकी गहराइयों तक जाके अगर लगाएंगे आप, तो वो जल्दी आपके दिमाग से निकलने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए, अब कह रहे हैं यहाँ निकट दृष्टि दोष, मेरे दिमाग में तुरंत आ गया, ये है क्या। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है छोड़िए, पहले जो दिया निकट दृष्टि दोष, ये है क्या मेरे प्यारे बच्चों, हमारे आंखों में होने वाली एक प्रकार की बीमारी है, एक प्रकार की बीमारी है। और दोष की बात कर लें तो हमारे नेत्र में, हमारे आंख में जो दोष होता है, सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है, लिखा निकट दृष्टि दोष, दोष क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन दोष क्या होता है, ठीक है। तो दोष का संदर्भ मेरे प्यारे बच्चों ये है कि जब किसी व्यक्ति पे, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति को स्पष्ट कोई वस्तु दिखाई देती है, तब जब उसका प्रतिबिंब ठीक आंख के अंदर रेटिना पर बनता है तब। तो दोष क्या होता है, सिंपल आप बताएंगे, जब किसी व्यक्ति के आंखों में किसी प्रतिबिंब को देखने पर अगर वह रेटिना पर नहीं बनता है, यानी इसका अर्थ है उसकी आंख में कोई ना कोई क्या है, दोष है, कोई ना कोई दोष है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपने पढ़ा भी होगा, शायद नहीं भी पढ़ा होगा, फिर भी मैं पूरा भूमिका बांटते चला हूं ताकि कोई पॉइंट आपसे छूटे नहीं। तो आप जानते हैं, और जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं ज्यादा मैं बता रहा हूं कि दोष 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के मेरे प्यारे बच्चों, दोष 5 प्रकार के होते हैं। फेमस 3, 2 वैसे आपको केवल नॉलेज रहनी चाहिए। पहला आता है दूरदृष्टि दोष, दूसरा आता है निकट दृष्टि दोष। हो सकता है आपके बुक में पहले दिया हो निकट दृष्टि दोष, फिर बाद में कौन सा, दूरदृष्टि दोष। तो एक निकट दृष्टि दोष, फिर दूरदृष्टि दोष मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आता है जरा दृष्टि दोष, इसके बाद आता है अबिंदुकता दोष, इसके बाद आता है वर्णांधता दोष। तो ये तब मुख्यतः आपने देखा कि 5 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं, 5। कहीं भी इस तरह के क्वेश्चन अति लघु उत्तरी में आपको दे सकता है, इसलिए मैं यहीं पे आपको बेहतरीन तरीके से तोड़ तोड़ के हर एक चीज को सिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब उसमें पहला आपने देखा है, जो लिखा है बस उसी सीधे चर्चा करने मेरे प्यारे बच्चों, आपका काम हो जाएगा। लिखा है निकट दृष्टि दोष। अब सबसे पहले ये आती है बात कि ये निकट दृष्टि दोष होता क्यों है। नंबर 1 पहला क्वेश्चन कि निकट दृष्टि दोष किसी व्यक्ति के अंदर होता कैसे है, कैसे इसको जानेंगे, इसका निवारण क्या है, ठीक है। चलिए मैं समझाता हूं आपको। देखिए, निकट दृष्टि दोष होने का पहला रीजन होगा कि जो आपके आंखों में प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है। कहां बनता है, रेटिना पे। अगर थोड़ा सा मैं आपको समझाने की यहाँ कोशिश करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे जो आपका रेटिना पे बनने का संदर्भ यह है कि जैसे फॉर एग्जांपल में मान लीजिए, क्या मान लीजिए कि मान लीजिए सपोज दैट ये यहां से इस तरह से ऐसे, और मेरे प्यारे बच्चों ये इस तरह से ऐसे, ये आपकी आंख है, ये आपकी आंख है। अब आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो बताता हूं। यहाँ पे एक लगा होता है मानव नेत्र में एक लेंस, और वह लेंस कौन सा होता है मेरे प्यारे बच्चों, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। अब इस उत्तल लेंस से कोई प्रकाश ऐसे आता है, प्रकाश कोई ऐसे आता है, अब ये आके ऐसे जाके ये पीछे पाई जाती है आपकी एक रेटिना, जिस पे आके उसका क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपकी रेटिना है। और इसी रेटिना पर मेरे प्यारे बच्चों क्या बनता है आपका, एक फर्स्ट क्लास का बनता है प्रतिबिंब, जिसको हम स्पष्ट क्या करते हैं, देख पाते हैं। बट अगर किसी व्यक्ति के अंदर क्या हो जाए, किसी व्यक्ति के अंदर आता है निकट दृष्टि दोष। क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आता है निकट दृष्टि क्या मेरे प्यारे बच्चों, दोष, तो इसमें एक बीमारी होगी। क्या होगी बीमारी, वही मैंने कहा कि जो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब है वह रेटिना पे नहीं बनेगा, रेटिना पे नहीं बनेगा। जब रेटिना पे नहीं बनेगा तो 2 ऑप्शन है, या तो आगे बने या तो पीछे बने। अगर आगे बनता है तो निकट दृष्टि दोष,
अब वही रेटिना के अगर पीछे बन गया तब बताएंगे सर दूरदृष्टि दोष, दूर जाना दूर दृष्टि, और पास आने का अर्थ है क्या, निकट दृष्टि दोष। यानी मेरे प्यारे बच्चों इसका अर्थ क्या है कि अगर मैं अगले फिगर को आपको समझाने की यहाँ मैं कोशिश करूं तो इस तरह से अगर ये लेंस बना हुआ है तो यहां से ऐसे आके ऐसे मुड़ जाए और ऐसे आके ऐसे मुड़ जाए, यानी रेटिना पे काटने के बजाय यह रेटिना से पहले काटती है। जब यह रेटिना से पहले काटेगी तो आप इस फिगर को देख के बताएंगे कि यह दिया गया फिगर ये हमें बताता है कि इस व्यक्ति के आंखों में कौन सा दोष हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। कमाल की बात, क्या इसको बस केवल फिगर आपको समझा दूं और इसमें किन किन चीजों का यूज करते हैं इतना बता दूं, सवाल तुरंत लगा लेंगे आप, सवाल को आप तुरंत लगा के फेंक देंगे। बात में आई? चलो तो ये देखा आपने, अगर एक स्वस्थ आंख है मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो, अगर आपके पास एक स्वस्थ आंख है तो फिगर ये बनेगा, अगर उसमें निकट दृष्टि का दोष आ गया तो आप जानते हैं फिगर ये बनेगा, फिगर आपका ये बनेगा। अब आते हैं कि जानते हैं कि ब्रह्मांड में हर एक चीज, कोई भी कार्य हो अगर इंसान चाहे तो उसको किसी न किसी तरीके से 100% कर सकता है, जब वह बिगड़ सकता है तो बन भी सकता है। बात समझ आया? तो यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब नहीं बन रहा है तो उसका भी कोई न कोई इलाज है जिसके द्वारा वह फिर से आपके रेटिना से पहले बनने वाला प्रतिबिंब रेटिना के पास जाके क्या हो सकता है, बन सकता है। उपाय मेरे प्यारे बच्चों, इसका सबसे पहला सॉल्यूशन है कि किस चीज का यूज करें आप, चश्मे का। किस चीज का? चश्मे का। आप देखते ही दैनिक जीवन में कि आप लोग जो है घर के दादा लोग, कुछ बच्चे, कुछ बड़े बड़े जो हमारे लोग जो है पापा लोग होते हैं या चाचा लोग होते हैं वो अक्सर यूज करते हैं चश्मे का। क्यों? क्योंकि उनके अंदर आप दिमाग में लगा देंगे, सर हमें ये नहीं पता कौन सा दोष पाया जाता, लेकिन कोई न कोई उनके अंदर दोष होगा जिसकी वजह से किसका प्रयोग करते हैं, वो चश्मे का। करता क्या है चश्मा आपका? चश्मे में भी अलग प्रकार के लेंस होते हैं। जैसे अब यहाँ हम ये जानेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है, किसका मेरे प्यारे बच्चों, जो पाया जाने वाला निकट दृष्टि दोष है, क्या सॉल्यूशन है। तो आपको पता होगा यहाँ यूज करते हैं किसका, यहाँ मेरे प्यारे बच्चों यूज करते हैं लेंस का। किसका? लेंस का, क्योंकि चश्मे में लेंस लगता है। तो लेंस में दो लेंस होते हैं, फिर बात फंस गई। चश्मे में दो लेंस, पहला कौन सा मेरे प्यारे बच्चों, पहला होता है अवतल, पहला होता है अवतल, और मेरे प्यारे बच्चों दूसरा जो लेंस होता है वह कौन सा होता है, उत्तल का। एक कॉनकेव लेंस, दूसरा कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉनकेव का काम कुछ और, कॉन्वेक्स का काम कुछ और होता है। बात करते हैं सीधे पॉइंट की। अब पॉइंट की बात यह आती है कि अवतल और उत्तल लेंस में यूज कौन सा करेंगे, क्या मेरे प्यारे बच्चों, अवतल और उत्तल में यूज कौन सा करेंगे। तो इनमें अलग अलग क्वालिटी, एक पूरब जाएगा तो एक पश्चिम जाएगा, एक पूरब जाएगा तो एक पश्चिम। सर एक बटोरेगा तो एक फैलाएगा, एक बटोरेगा तो एक फैलाएगा, यानी हर अलग अलग नाम से अलग अलग काम। यानी यहाँ पे अगर आपके पास अवतल है तो आपको पता होगा अवतल का फिगर ऐसे बनता है, अगर उत्तल है तो उत्तल का फिगर ऐसे बनता है। आप जानते हैं, कमाल की बात, सीधे पॉइंट की अगर बात के लिए आपको लेके चले तो जैसे समांतर रेखा ऐसे जाए, ये ऐसे जाती है, ऐसे जा ऐसे आता है, ये ऐसे जा तो ऐसे आता है, ये ऐसे जा तो ऐसे जाता है, ये ऐसे जा तो ऐसे जाता है। आपने क्या देखा? मैंने सर देखा जो भी प्रकाश इस लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है वो एक बिंदु पे जाके मिल रही है। यानी सर इसका काम है बटोरने का। क्या काम मेरे प्यारे बच्चों? बटोरने का काम है। किसका? हमारे उत्तल लेंस का। क्या करने का? बटोरेगी, प्रकाश को बटोरती हैं। यानी मेरे प्यारे बच्चों इसका अर्थ यह है कि कभी हम देखते हैं, क्या देखते हैं आप लोग, कभी टेबल लैंप देखते हैं। कौन सा? टेबल लैंप, जिसको बच्चे घर पे रख के ऐसे मुड़ के घुमा के और उसको नीचे पढ़ते हैं। नीचे क्या करते हैं? पढ़ते हैं, जिससे प्रकाश जो उसका होता है कुछ ही दूरी पर इकट्ठा रहता है। वो एग्जाम्पल हो गया। अब आते हैं यहाँ पे उत्तल में क्या होता है, अवतल में यहाँ से मुख्य अक्ष ऐसे रेखा,
फिर यहाँ से प्रकाश को ऐसे भेजेंगे, यहाँ जाएगा, ऐसे भेजेंगे, यहाँ जाएगा, ऐसे भेजेंगे, यहाँ जाएगा, ये ऐसे भेजेंगे, यहाँ जाएगा, ये ऐसे भेजेंगे, यहाँ जाएगा, ये इस तरह से यहाँ जाएगा। यानी इसका विपरीत, इसका विपरीत क्या हो रहा है? इसका विपरीत, एक का काम बटोरना तो दूसरे काम क्या है? फैलाना। जब दूसरी फैला रही है तो अब एक बेसिक दिमाग लगाएंगे कि ग्राफ से आप डाउट में पड़ जाएंगे। क्या यहाँ पे अगर फिगर में देखें, आपकी ये बटूर की यहाँ आ चुकी है, बटूर के जब यहाँ आ चुकी है, आपको इसको फैलाना पड़ेगा तो यहाँ जाएगा, कि बटोरना पड़ेगा तो यहाँ जाएगा। इससे आइडिया लगाएंगे। इससे आइडिया लगाने से आप कभी भी निकट दृष्टि दोष हो या दूर दृष्टि दोष हो, फिगर समझ गए तो कभी भी कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपको डाउट में कर दे कि यह अवतल यूज करेंगे कि उत्तल। सोचिए सोचिए क्या लगाएंगे? लगाने का अर्थ है आंख के सामने या आप अवतल का लगाए, कि इसी के स्थान पे मेरे प्यारे बच्चों आंख के सामने कौन सा लगाएं आपका? तो यहां पे लगाएं आप आंख के सामने उत्तल लेंस का। करना क्या है उसके हिसाब से लगाएंगे आप। करना क्या है? यहां से खींचना है इसको, और यहां से खींचना तो उठाना है और उठा के लेके जाना है यहाँ पे। कहाँ ले जाना है? यहाँ पे। तो सोचिए फैलाता कौन है? क्योंकि इन दोनों रेखाओं को फैलाना, इनको फैलाना, फैला के ले जाना कहाँ है? फैला के ले जाना है रेटिना के पास। तो ये रेटिना के पास ले जाने के लिए आपको दिमाग में मेरे प्यारे बच्चों आइडिया बन चुकी होगी कि इसको फैलाने का अर्थ है कि हमें किसकी आवश्यकता है। तो आप जान रहे हैं कि आपको इसके लिए जो लेंस की आवश्यकता होगी वह आपका अवतल लेंस। कौन सा? अवतल। तो मेरे प्यारे बच्चों अवतल लेंस क्या करेगा? यहाँ पे आपका अवतल जो पाया जाने वाला क्या होगा? आपका पाया जाने वाला अवतल लेंस होगा, उसकी खूबी होगी फैलाएगा। वो क्या करेगा? फैलाएगा। यानी क्या मेरे प्यारे बच्चों? फैलाने का अर्थ है कि यहां से इस तरह अगर ऐसे आप लगाएंगे तो यही जो रेखाएं यहां काट दे रही हैं वह काटने के बजाय यहां से ऐसे ऐसे जाके और ऐसे ऐसे जाके फिर से रेटिना पे क्या होंगी? बनेंगी। फैला दिया। जब फैला दिया तो यह पहले ही न काट के कुछ दूरी पे आगे जाके काटी, जिससे आप ये समझ गए कि सर अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है तो उसके अंदर कौन सा? मेरे प्यारे बच्चों अवतल लेंस। कौन सा लगाते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि बताइए निकट दृष्टि दोष में किस लेंस के इस दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो क्या बताएंगे आप? यहां से बताएंगे अवतल लेंस का। यहां से आपके दिमाग में दो आइडिया बननी चाहिए, पढ़े होंगे। अवतल लेंस में फोकस माइनस में, अवतल लेंस में फोकस माइनस में, और उत्तल लेंस में जो फोकस होता है इसको रटवाया जाता है बच्चों से कि पकड़ लो इस चीज को बेहतरीन तरीके से, छोड़ो मत। अवतल है तो फोकस माइनस में और उत्तल है तो फोकस प्लस में। अवतल है या तो अवतल में यू प्रति वस्तु के लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु है इसके बीच की दूरी यानी यू, या तो अवतल हो या तो उत्तल हो, दोनों के लिए माइनस लेते हैं। क्या लेते हैं? माइनस। तो यहां से आपके दिमाग में आ गया कि यह अवतल लेंस है तो इसका फोकस भी किस में होगा? माइनस में। और इसके साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे फोकस के साथ साथ इसका यू ऑलरेडी जानते हैं, या तो अवतल हो चाहे उत्तल हो वह हमेशा किस में ले जाता है? माइनस में। बात में आ गई? क्लियर? अगर इतना अगर कहानी आपको समझ में आ गई हो तो मैं चर्चाएं आगे करूं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं अगर अवतल लेंस है यार यहाँ पे स्थित है तो यहाँ पे बनने वाला प्रतिबिंब में आपका ये एफ हो या यू हो, और आगे आने वाला जो भी आपका भी होगा सारे स्टेटमेंट माइनस में करेंगे, इनसे जो रिजल्ट आने वाला है। क्लियर? अब आई होप दैट एक छोटे से इतने कॉन्सेप्ट को बताने के लिए मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन में इतना अगर वक्त नहीं लेता हूं तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा वीडियो काफी लॉन्ग होगा। अब पहला क्वेश्चन मेरा होगा आप लोग से कि निकट दृष्टि दोष है व्यक्ति को कहानी में आपसे पूछे कि बताइए इस व्यक्ति को क्या समस्या है, तो आप क्या बताएंगे? सर इस व्यक्ति के आंखों में, इस व्यक्ति के आंखों में बनने वाला मेरे प्यारे बच्चों क्या है? प्रतिबिंब वह रेटिना से पहले बनता है। क्या बताएंगे? रेटिना से पहले बनता है।
उसके बाद दूसरा चीज क्या बताएंगे सर, इस व्यक्ति के निवारण के लिए हमें अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। अब क्या मजेदार बात, थोड़ा सा ये भी जान लीजिएगा हल्का सा, क्या कि मेरे प्यारे बच्चों अगर निकट दृष्टि दोष है, कौन सा, अगर मेरे प्यारे बच्चों निकट दृष्टि दोष है तो इसके निवारण के लिए किसका करते हैं, अवतल, किसका, अवतल लेंस का। मैं हर एक का एक बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक रखता हूं आपको बताने के लिए। इसके बाद अगला आता है मेरे प्यारे बच्चों दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, और इस दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए इसी का ठीक विपरीत, जिसको बोलते हैं क्या, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। अब आता है बात, क्या मेरे प्यारे बच्चों बात आती है कि बताइए या किसमें उत्तल लेंस का करते हैं और किसमें आपका मेरे प्यारे बच्चों अवतल का। तो मैंने कहा कि अवतल लेंस का अर्थ है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब इसको आप ट्रिक से याद करेंगे, किससे, ट्रिक से। कैसे, ये मेरा आइडिया है, मैंने अपने सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस से दिमाग से सोच के बनाया है कि मेरे बच्चे कैसे, या तो क्वेश्चन है या तो परिभाषा है चाहे फिगर बनाने के लिए है, वो किस तरह से पकड़ेंगे कि इसमें अवतल का लगाना है कि उत्तल का। आइए मैं समझाता हूँ ट्रिक आपको। जैसे हम हिंदी के टीचरों की तरह अक्षर से पकड़ेंगे। जैसे मैंने कहा बताइए अवतल में कितने अक्षर हैं, अ व, इसके बाद तो, इसके बाद ल, संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, 4। तो इसमें संख्याएं 4 है और निकट में देखिए 9 क और कितना ट, यानी इसमें क्या है आपके 3, तो ये 3 है और ये क्या है 4। उत्तर में 1 2 3, 1 2 3 है और दूर में कितने, केवल 2। तो छोटे के साथ छोटा जाएगा, छोटे के साथ छोटा और बड़े के साथ कौन जाएगा आपका बड़ा। तो अगर दूर है यानी छोटा, दूर है यानी छोटा वाला, जब छोटा है या छोटा वाला है तो किसका करेंगे आप लोग, छोटे वाले का। तो छोटा अक्षर में कौन लिखा होगा, उत्तल लेंस। कौन सा, उत्तल लेंस। इसलिए कहेंगे कि उत्तल लेंस का प्रयोग किसमें करते हैं, दूरदृष्टि दोष में। क्लियर। चलिए अब अवतल में 1 2 3 4 यानी 4 अक्षर, यानी कि दूर की निकट, निकट में 3 अक्षर, यानी निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट रहा। ये मेरा कॉन्फिडेंस कहता है कि अगर थोड़ा सा मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से अगर आप पकड़ते हैं, देखते हैं, तो ये आपको कभी जिंदगी में बुढ़ौती तक कभी भूलने वाला नहीं है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक शानदार ट्रिक बताया हूं। निकट में 3 है, दूर में 2 है, 2 माने उत्तल, और 3 में निकट है, 3 में केवल 4 बड़ा है, यानी किसका प्रयोग, अवतल का। चलिए अब आते हैं पॉइंट पे सीधे। कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष, थोड़ा सा स्पष्ट दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है, पढ़ता हूं मैं पूरा जो क्वेश्चन दिया है। चलिए यहां मेरे प्यारे बच्चों लिखा हुआ स्पष्ट आपका कि यहां पे लिखा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां भी है। कुछ चीजें होती हैं लेकिन वह दिखाई नहीं देती हैं, और कुछ चीजें दिखाई देती हैं होती नहीं है। यानी यहां इसका कॉन्सेप्ट क्या मेरे प्यारे बच्चों, यहां इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो लिखा हुआ आपका हिंदी में वर्ड है, कह रहा है निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, लग रहा है हिंदी के कहने के हिसाब से कि निकट दृष्टि दोष में निकट नहीं दिखाई दे रहा, बट ऐसा नहीं है। निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखाई देता है जबकि दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। यानी मेरे प्यारे बच्चों इसका अर्थ यह है कि निकट दृष्टि दोष में निकट का दिख रहा है, दूर रखी वस्तु को यह व्यक्ति जो पीड़ित है वह देख पा नहीं रहा। तो कह रहा है एक व्यक्ति अधिक से अधिक केवल कितना, कह रहा है 100 मीटर तक। यानी मेरे प्यारे बच्चों इसका क्या अर्थ है, जो दिया है अधिक से अधिक। सबसे कमाल की बात, ये किसी लेंस का, किसी दर्पण का सवाल है, FUV फटाक से लगा लेंगे आप, लेकिन वही दृष्टि दोष वाले सवाल आ जाए तब फंसेंगे। क्यों, क्योंकि उसमें आप ये नहीं जान पाते हैं कि कौन सा हमारा V है और कौन सा हमारा क्या है, U है। बस में आई। चलिए तो मैं कोशिश करता हूं उसी बात को आपको बेहतरीन से समझाने की। तो लिखा है कि अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक ही क्या कर सकता है, देख सकता है। यानी
आंखों से देख सकता है, इसका अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों कि उसका वहां पे प्रतिबिंब बन रहा है तो उसको देख पा रहा है। यानी यानी इसका अर्थ ये हो गया, ये भी दिया है, क्या दिया है, भी, कि उतनी दूरी तक देख ले रहा है यानी प्रतिबिंब बन रहा है। जब वहां तक प्रतिबिंब बन रहा है तो वो देख पा रहा है। कहां तक नहीं देख पा रहा है, सर दूर की वस्तु, ये निकट तो दिख रही है। अब दूर की वस्तु नहीं दिख रही है यानी मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल में कहना चाहता है क्या, यहां पे इस सवाल में कहना चाहता है कि भी तो मिल गया, भी तो मिल गया। कितना है आपका, 100 मीटर। लेकिन यू यहां ऑटोमेटिक आप लेंगे कि सर यू का मान क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट, अनंत होगा। क्या होगा, अनंत होगा। किसका मान मेरे प्यारे बच्चों, यू का मान इनफाइनाइट लेंगे यानी वस्तु अनंत पे खड़ी होगी जो इस व्यक्ति को दिखाई नहीं दे रही है। तो कह रहा है कि दूर तक के जो देख सकता है, गणना कीजिए यानी हल कीजिए। क्या करना है कि सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी तक, बोल भी दिया, अनंत दूरी तक देख सकने के लिए उसने किस प्रकृति का अर्थ है अवतल लेंस की उत्तल लेंस। मैंने अभी आपको अच्छे समझा दिया, अवतल लेंस की उत्तल लेंस एवं किस फोकस दूरी, यानी यहां पे आपसे एफ भी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एफ बी, किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा। किरण आरेख भी बनाइए। मैंने इसकी कहानी पूरी शुरू में ही आपको सब कुछ समझा दिया है, बस एक चीज समझाना बाकी है। क्या कि वही लेंस में जो फार्मूला यूज करते हैं 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, बस वही कहानी छोड़ा हूं। बाकी सब कहानियां आपकी इस क्वेश्चन से स्पष्ट, आई होप दैट आप समझ गए हैं। अब क्वेश्चन को छोटा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों और तुरंत सवाल को हम लगाते हैं स्टेप बाय स्टेप जो आपका सवाल कह रहा था। ठीक है, चलिए क्या है, आराम से लिखेंगे। सही हाल में दिया है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, दिया है क्या, यहाँ पे आपको दिया है भी का मान कितना है, भी का मान दिया है 100 मीटर। कितना मीटर, 100 मीटर। अब यहां से कमाल की बात पकड़ने वाली कि भी हमारा दिया गया प्लस में होगा कि माइनस में होगा, प्लस में होगा कि माइनस में। मेरे प्यारे बच्चों या अगर अवतल लेंस है तो इसका बनने वाला प्रतिबिंब भी जो होगा वह आपका माइनस में ही होगा। किसमें होगा, माइनस में। यानी भी का मान माइनस क्या लेंगे आप, 100। यू क्या लेंगे, आपने देखा मैंने समझाया कि यू का कि वस्तु अनंत पे रखी हो तो इनफाइनाइट लेंगे आप। बाकी इसके बाद एफ आप जानते हैं, यहाँ क्या रहा, क्वेश्चन मार्क। एफ क्या दिया आपका, क्वेश्चन मार्क। तो आराम से शीघ्रता से अगर यहाँ फॉर्मूला लगाएं आप तो जानते हैं 1/f इक्वल टू 1/ मेरे प्यारे बच्चों 1/v माइनस 1/ क्या लिखेंगे, u। क्लियर। तो मेरे प्यारे बच्चों आराम से शीघ्रता से अगर देखें तो यहाँ पे 1/f इक्वल टू 1/v के स्थान पे मेरे प्यारे बच्चों -100 माइनस 1/ माइनस इनफाइनाइट होगा और 1/f इक्वल टू 1/-100 माइनस माइनस प्लस 1/इनफाइनाइट यानी 1/f इक्वल टू 1/-100 होगा मेरे प्यारे बच्चों। और जब f को ऊपर करेंगे तो 100 भी बाकी कहाँ जाएगा, ऊपर, और यह आएगा 100। ये माइनस से तो माइनस में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अभी मैंने सिखाया उत्तल में फोकस प्लस में आता है जबकि अवतल में फोकस माइनस में, और आप यहां देख रहे हैं। यानी फोकस अगर माइनस में है तो दिमाग में आइडिया बन जाना चाहिए कि मैं जिस रास्ते से चल रहा हूं, जिस रास्ते से चल रहा हूं वह रास्ता से भटके नहीं। तो जब ये मेन पॉइंट आपको दिमाग में बैठे रहेंगे, जानते रहेंगे, तो क्वेश्चन के आंसर आते ही आपको आंसर पीछे देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर में चिन्ह से पता कर लेंगे। अगर मेरा फोकस माइनस में आ रहा है इसलिए 100% मैं कहूंगा कि यह अवतल दर्पण है। कौन सा है, अवतल। तो क्या बता रहा आपसे, एफ निकाल दिया, आपसे क्वेश्चन कर रहा था प्रकृति बताइए मेरे प्यारे बच्चों। क्या पूछा आपसे, प्रकृति। तो आप प्रकृति में क्या बताएंगे, सर प्रकृति इसकी किसकी होगी, तो आप बताएंगे अवतल पाया जाने वाला लेंस की। किसकी, अवतल लेंस की यह प्रकृति होगी जिसकी फोकस कितना दिया है, -100 आपका मीटर। तो यहां से f निकल गया, यहां से प्रकृति आ गई अवतल लेंस की। अभी मैंने आपको पीछे दिया था कि लास्ट में कि किरण आरेख भी बनाइए। अभी मैंने जस्ट आपको किरण आरेख बना के दिखाया
कि किस प्रकार से किसी व्यक्ति के अंदर अगर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर वह व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसके आराम से फिगर आंख को बनाएंगे, आगे एक लेंस यूज करेंगे मानव नेत्र का, उसके बाहर एक रेखा को आप खींचेंगे और दो रेखाएं समांतर खींच के उस पे एक अवतल लेंस का फिगर बना देंगे, बस हो गया। और पीछे करके डाटर करके आप जो है रेटिना पे मिला देंगे, वही सिंपल आपका यहाँ क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन का ये दिया गया फिगर बन गया, क्लियर। बस अब यहाँ पे आपका ये दिया गया क्वेश्चन जो दूसरा है वो आपका लग चुका है, वो आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आपका ये लग चुका है, ठीक। अब इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे यहाँ जो दिया गया क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ क्वेश्चन कर रहा है आपसे कि ओम का नियम क्या है, ठीक है। ओम का नियम क्या है, कह रहा है इसकी व्याख्या संबंधित कुछ परिपथ बनाकर कीजिए, यह भी बताइए कि एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर मेरे प्यारे बच्चों निर्भर करता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले ये फेमस क्वेश्चन है आपका और कई बार शानदार एग्जामों में आया हुआ है, कह रहा है ओम का नियम क्या है। ओम का नियम क्या है, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों मैं इनका थोड़ा सा डिटेल देना चाहूंगा। ये साइंटिस्ट जो ओम है इन्होंने एक यूज करते हैं नियतांक के रूप में, जिसको सिंपल भाषा में कहते हैं प्रतिरोध, इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं। और इस रेजिस्टेंस की इन्होंने खोज किया है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज हम दैनिक जीवन में जो भी चीजें यूज कर रहे हैं छोटी से छोटी वो कहीं ना कहीं होती जा रही है, इनका सबसे बड़ा कारण वही है जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। अब इन प्रतिरोध के कारण ही हमारा इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में जो भी चीजें बन रही हैं उनको छोटा से छोटा बनाया जा रहा है इन्हीं की बदौलत, क्योंकि नया नया रेजिस्टेंस बन रहा है तो ये एक बड़े से रेजिस्टेंस का काम अकेले छोटा सा रेजिस्टेंस कर दे रहा है, ठीक है ना। तो इसकी खोज इन्होंने किया था और यहाँ पे इन्होंने इनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम, और इन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें इन्होंने बताया कि जैसे आप जानते होंगे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आइंस्टीन, और आइंस्टीन ने एक संबंध बताया था द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच में। किसके बीच में? द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच में उन्होंने संबंध बताया कि E बराबर mc का क्या होता है स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों क्या E बराबर mc का स्क्वायर, और इस फार्मूले को कहा जाता है कि यह दिया गया आइंस्टीन का एक क्या है सिद्धांत है। उसी तरह से यहाँ पे हमारे महान साइंटिस्ट जो आपके यहाँ हेडिंग में लिखा हुआ है ओम का नियम, इन्होंने ही बताया कि किसी भी बैटरी के अंदर लगे विभवांतर और उससे उत्पन्न होने वाली क्या धारा में एक बेहतरीन संबंध होता है। किनके किनके बीच में मेरे प्यारे बच्चों? विभवांतर और किनके? धारा के बीच में। अच्छा, उन्होंने क्या बताया? कहा कि इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से उन्होंने रिसर्च किया, सोचा समझा, लोगों के सामने रखा और उन्होंने बताया कि जो विभवांतर है और धारा है ये एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं? अनुक्रमानुपाती। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने ऐसे ही आया और सोचा विचारा और तुरंत बता दिया कि विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती है। नहीं, इन्होंने तमाम एक्सपेरिमेंट किए, तमाम रिसर्च किए, सोचे समझे इस चीज के बारे में, जिस चीज को लिखने के बाद आज हम लोग और हमारी आने वाली पीढ़ियां इनके दिए गए जो सिद्धांत है, दिए गए जो फॉर्मूले हैं उनको पढ़ने का काम करते हैं। उनके द्वारा तमाम चीजें जो दी गई, बनाई गई, साइंटिस्ट लोग उनके सिद्धांतों से बनाए युक्तियों को यूज करते हैं, बनाते हैं। उस चीज का हम अपने दैनिक जीवन में भी यूज करने का काम करते हैं। ठीक, अब आते हैं सीधे आपके पॉइंट पे जो कह रहा है आपका ओम का नियम। तो ओम ने बताया कि अगर विभवांतर और धारा की बात कर लिया जाए तो अगर किसी बैटरी के विभवांतर को आप बढ़ाते हैं, क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, तो उन्होंने कहा कि कमाल की बात यह है कि अगर इसको बढ़ाएंगे तो यह ऑटोमेटिक बढ़ता है। यानी विभवांतर को बढ़ाने पर यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ धारा का मान ऑटोमेटिक बढ़ता है। यानी इसका क्या अर्थ है? तो उन्होंने बताया कि लिखते हैं लोग स्पष्ट, हम लोग शब्दों में लिखेंगे कि ओम के नियम के अनुसार किसी परिपथ में लगाया गया क्या विभवांतर,
किसी परिपथ में लगाया गया विभवांतर यदि ताप और दाब को नियत रखते हैं तो उसमें लगाया गया जो विभवांतर होता है वह धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। बस यही आपका है सिंपल ओम का क्या नियम। तो क्या बताएंगे, ओम के नियम के अनुसार किसी परिपथ में बहने वाली धारा, जैसे आपको घुमा के बताना हो किसी भी तरीके से, बस मेन इनका कॉन्सेप्ट जो है वो याद रखेंगे। ये क्या कहे, उन्होंने कहा कि जो विभवांतर होता है, क्या मेरे प्यारे बच्चों, जो विभवांतर होता है वह धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। बस केवल इतनी बात को लिखते हैं, ऊपर कुछ भी उनकी उनसे रिलेटेड संबंधित लिख देंगे, बीच में ब्लैक पेन से इस चीज को कहानी को लिख देंगे, यानी आपने स्पष्ट ओम के नियम की व्याख्या कर दिया है। क्या कि किसी बैटरी से या किसी परिपथ में उत्पन्न जो आपका धारा है वह विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, इसमें लेकिन एक चीज क्लियर करिएगा, इसमें दिया था कि एक्सपेरिमेंट को जो किया था जो कौन, ओम ने इस एक्सपेरिमेंट करते वक्त इसमें एक वर्ड यूज किया था, बताया कि ये दोनों का मान समान हो सकता है कब, या ये कंटिन्यू लगातार दोनों बढ़ सकते हैं कब, जब ताप और दाब को आप नियत रखते हैं तब। तो इस बात को आप लिखेंगे, कि सही जो है किसी भी परिपथ में जो विभवांतर का मान है वह यदि ताप और दाब को नियत रखा जाए तो उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती पाया जाता है। क्लियर, यहां से संबंध एकदम आराम से आप सिंपल यूज कर लेंगे और लास्ट में लिखिएगा कि भी अनुक्रमानुपाती किसके होता है, I के, भी अनुक्रमानुपाती I के। अब इसके बाद यहां से आप सिंपल एक नियतांक यूज करेंगे, और अब तक जितने भी पिछले अध्याय में आपने पढ़ा है, जैसे न्यूटन ने बताया था कि F अनुपात m1 m2 अपान में r का मेरे प्यारे बच्चों स्क्वायर, कूलाम ने बताया था F अनुपात q1 q2 अपान r का क्या स्क्वायर। ऐसे ही आपके एक साइंटिस्ट थे जो फैराडे, उन्होंने बल के साथ चुंबकीय फ्लक्स से रिलेटेड एक नियम दिया था, उसमें भी अनुक्रमानुपात का चिन्ह दिए थे। तो मैं अगर सीधे आपको पॉइंट पे समझाने की कोशिश करूं तो जो भी अनुक्रमानुपात के ये चिन्ह दिए जाते हैं उनको हटाने के लिए नियतांक लगाते हैं। ये क्या कहते हैं, नियतांक। यहाँ बताते हैं कि F बराबर G m1 m2 अपान में r का स्क्वायर। यहाँ F यहाँ अनुक्रमानुपात का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ लिखते हैं इक्वल टू 1 अपान 4 पाई स्क्वायर 0 q1 q2 अपान में r का क्या स्क्वायर। तो अनुक्रमानुपात का चिन्ह हटाएंगे तो कोई न कोई नियतांक यूज करते हैं, इनके भी नाम होते हैं। अनुक्रमानुपात का चिन्ह हटाएंगे तो कोई न कोई नियतांक यूज करते हैं। उसी तरह मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जो ओम ने बताया था कि विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, तो उसमें जो भी है वो आपके अनुक्रमानुपात चिन्ह को जब हटाएंगे तो लिखेंगे भी इक्वल टू भी बराबर या भी इक्वल टू I है या का इंटू यहाँ पे नियत बराबर को हटा के एक नियतांक यूज करते हैं जिससे बताते हैं कि हम लोग R। तो फार्मूला बनता है कि V बराबर I इंटू किसके, R के, जहां R एक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जहां पे आपको ये R दिख रहा है वह नियतांक है, वह क्या है, एक प्रकार का नियतांक है। और इसी के बारे में आगे चल के चर्चा एक बेहतरीन तरीके से हुई और इसी के प्रकार भी पढ़े हम लोग स्टेप बाय स्टेप कि प्रतिरोध जो होता है किसी परिपथ में बहने वाली धारा का रुकावट करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग सिंपल प्रतिरोध, जो कि यहाँ नाम केवल एक नियतांक का यूज कर रहा था, जिसका हम लोग हिंदी में नाम पढ़ते हैं कि यह एक प्रकार का क्या मेरे प्यारे बच्चों प्रतिरोध है। क्लियर, चलिए अब यहां से अब चलते हैं आगे। आपका लास्ट में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है कि बताइए चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। क्या पूछा आपसे, पूछा कि चालक का जो प्रतिरोध है वह किन किन बातों पर निर्भर करता है। मैं आपको छोटा सा फिगर बना के समझाता हूं। मान लीजिए सपोज दैट ये आपके पास एक तार है, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके पास एक तार है, इनमें से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ऐसे सिंपल इधर की दिशा में होता है, ऐसे सपोज दैट।
अब ये आगे की दिशा में होता है। कह रहा है, आपसे पूछा है कि बताइए, क्या बताइए कि चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो आप जानते हैं कि अगर ये इधर अगर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है तो इनके विपरीत कुछ एक इस प्रकार के प्रतिरोध कार्य करते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को प्रवाह से रोकते हैं, और जो रोकने वाले होते हैं उन्हें प्रतिरोध के नाम से बना दिया गया है। उन्हें कहते हैं प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। और इसी के साधारण नाम को समझने के लिए मेरे प्यारे बच्चों यूज करते हैं नाम एक विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। और मेरे प्यारे बच्चों इसको प्रदर्शित करते हैं सिंपल रो से। किससे? रो से प्रदर्शित करते हैं किसको? विशिष्ट प्रतिरोध को। कमाल की बात, ये जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध है ये क्या करता है? आपके जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है इनको रोकता है, इनको रोकता है। अब रोकने में किन किन चीजों का हमें केयर करना पड़ेगा कि ये रोके नहीं। तो पहला चीज नंबर 1 जो आपका आर बता रहा है, कहता है कि आर जो है ये आपका जो दिया गया एरिया है। एरिया का मतलब ये जो क्षेत्रफल होगा, अगर इस क्षेत्रफल को आप बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? अगर क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों को गमन करने में आसानी होगी, और जब इलेक्ट्रॉनों को गमन करने में आसानी होगी तो प्रतिरोधकता का मान घटेगा। यानी कि प्रतिरोध ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है। इलेक्ट्रॉन तेजी से प्रवाह करेंगे, इलेक्ट्रॉन तेजी से प्रवाह करेंगे। यानी मेरे प्यारे बच्चों इसका अर्थ है कि आर का व्युत्क्रमानुपाती होता है 1 क्या? एरिया। यानी क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? घटेगा। यानी धारा का प्रवाह बहुत तेजी से होगा, यानी इसका अर्थ है कि प्रतिरोध धारा को रोक पा नहीं रहा है। तो यानी कहेंगे कि ए का विपरीत आर है, जिसको बोलते हैं यहां प्रतीक जो है वह क्या दर्शा रहा है मेरे प्यारे बच्चों? व्युत्क्रम को। यानी क्षेत्रफल का उल्टा कौन है? आपका आर। यानी क्षेत्रफल अगर बढ़ा तो प्रतिरोध का मान घटेगा, प्रतिरोध का मान घटेगा। जब प्रतिरोध का मान घटेगा यानी धारा का मान बढ़ेगा। तो हम कहेंगे यहां प्रतिरोध कम कर रहा है। जब प्रतिरोध कम कर रहा है तो धारा का मान बढ़ेगा, धारा का मान बढ़ेगा। क्लियर? तो आप क्या देखा आपने? कह रहा है किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो आपने देखा किस पे निर्भर कर रहा है? क्षेत्रफल पे। दूसरी चीज मेरे प्यारे बच्चों अगर यहाँ पे थोड़ा सा केयर करें तो पहला आपने स्टेटमेंट देखा कि आर जो आपका प्रतिरोध है वह व्युत्क्रमानुपाती है 1 किसके? ए के। एरिया बढ़ाएंगे प्रतिरोध घटेगा, एरिया बढ़ाएंगे प्रतिरोध घटेगा। अब इसके बाद कह रहा है कि मान लीजिए एरिया को ना बढ़ा के इस तार को ही बढ़ा दें। जब इस तार को बढ़ाएंगे आप तो तार को बढ़ाने पर ये और दबेगा, और मेरे प्यारे बच्चों जब ये और दबेगा तो इलेक्ट्रॉन और नजदीक होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन और नजदीक होंगे तो इनकी इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह तेजी से नहीं होगा, यानी और विपरीत काम होगा। यानी आर के अनुपाती होगा एल। यानी कि अगर तार की लंबाई को बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध का मान भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अब जब प्रतिरोध का मान बढ़ा इसका अर्थ है धारा का प्रवाह बहुत धीमी गति से होगा, यानी धारा ज्यादा रोक रहा है। इमेजिन कर सकते हैं एक हम लोग बोर्ड में अगर बल्ब को जलाते हैं, मान लीजिए 10 मीटर का कोई तार लगा के बल्ब जलाते हैं, और कोई 1 मीटर के तार लगाकर अगर बल्ब को जलाते हैं तो हम पाते हैं कि 1 मीटर वाले तार के पास लगा जो बल्ब है उसके प्रकाश की कैपेसिटी ज्यादा होती है, जबकि वही 10 मीटर दूर जाके बल्ब जो लगा है उसकी कैपेसिटी थोड़ी सी कम। क्यों? क्योंकि वहां पे धारा का रुकावट हो रहा है। तो जब तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? बढ़ेगा। जब प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो धारा का मान घटेगा। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 2 चीज क्या आया? पहला आया क्या? एरिया। दूसरा क्या आपका लंबाई। दूसरा आ गया क्या? लंबाई। पास में आ गया। और इसके बाद तीसरा आता है क्या? तीसरा एक छोटा सा टॉपिक आता है नाम, वैसे चर्चा है तो 2 ही फेमस है।
अब अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो आर आर को बस एक बार आर को बस एक बार अनुपात है, ऊपर एल और नीचे आपका मेरे प्यारे बच्चों ए। यहां से एक नया स्टेटमेंट यानी नई कहानी बन जाएगी। यहां से क्या करेंगे, अनुपात का यहाँ चिन्ह हटाएंगे तो लिखेंगे आपकी आर इक्वल टू रो इंटू एल अपान में मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आपका ए। तो प्रतिरोध बराबर विशिष्ट प्रतिरोध मेरे प्यारे बच्चों क्या, प्रतिरोध बराबर आर इक्वल टू विशिष्ट प्रतिरोध इंटू एल अपान में क्या एरिया। तो आपसे हालांकि जो क्वेश्चन पूछा है वही बताएंगे आप कि सर प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है, प्रतिरोध आपके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, और जो प्रतिरोध होगा वह मेरे प्यारे बच्चों टी यानी टी का अर्थ है टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है। क्या ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम होगा, ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध कम करेंगे तो ताप बढ़ेगा। तो इन तीन बातों पर निर्भर करता है, पहला तार की लंबाई पर, दूसरा मेरे प्यारे बच्चों इसके दिए गए एरिया यानी क्षेत्रफल पे, और तीसरा जो दिया है यह इसके ताप पर। इन तीन चीजों पर सामान्य किसी भी प्रतिरोध को ये निर्भर करने के लिए आपके मुख्यतः आपके तीन नाम याद करेंगे, जो कि अगर बोर्ड के एग्जाम में आता है तो जिससे आप आसानी से मेरे प्यारे बच्चे इसको क्या कर सके, आप सॉल्व कर सके। ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद बस यहीं पे आपका ये टॉपिक खत्म हो गया। अब सवाल नंबर 4 अगर देखते हैं आप ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, तो सवाल नंबर 4 में क्या है, स्टार्ट किया हुआ है, कह रहा है एक विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, इसकी रचना कार्य विधि का सचित्र क्या करिए बनाकर स्पष्ट कीजिए। आप जानते हैं, क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि आपके सिलेबस से कट चुका है, अथवा में वही दिया परिवर्तित विद्युत धारा जनित्र का कार्य सिद्धांत बताइए, यदि आपका कट चुका है। ठीक, तो अब लगभग फिजिक्स का टॉपिक खत्म। अब मेरे प्यारे बच्चों अब चर्चा करेंगे भाग नंबर 2 और आपके केमिस्ट्री का। ठीक है, तो केमिस्ट्री में दिए गए जो भी क्वेश्चन होंगे मेरे प्यारे बच्चों इनकी चर्चाएं नेक्स्ट डे करेंगे, क्योंकि आपका इतनी कहानियों को समझाने में लगभग 1 घंटे 10 मिनट के आसपास हो गए हैं, तो वीडियो काफी आपका लंबा हो जाएगा, इसलिए यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और दोस्तों यदि मेरी ये मेहनत अगर आपको अच्छा लगे, अगर लग रहा होगा कि मैं जीव जान लगा के आपको अच्छा से समझाने की बताने की कोशिश कर रहा हूं, तभी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलते हैं आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।